तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, खसूसन पंजाब की, नाज़रीन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब को पंजाब इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 दरिया हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। तो नाज़रीन, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब जो है इन दरियाओं के कहने के बीच में गिरा हुआ है। और आज अगर बात की जाए तो इसी दरियाओं के बीच में ऐसा कोई कहने के सैलाब आ चुका है, इतना पानी आ चुका है कि जो पंजाब है इस टाइम आधे से ज्यादा इसी पानी की कह लें इसी पानी में डूबा हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो पंजाब है या ये जो दरिया है, हर साल ये सैलाब आता है कह लें कि सावन में, और यही वो मौसम है जिसमें ये सैलाब आते हैं। और ये गवर्नमेंट को भी पता है, 1947 से लेकर आज तक ये पाकिस्तान इसी पानी में पंजाब पूरा डूबता रहा है। और आज तक कह लें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी इस पानी को जखीरा करने के लिए, स्टोर करने के लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं किया, कोई डैम्प नहीं बनाए ताकि इस पानी को किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया जाए या ऐसी जगह पे स्टोर किया जाए कि कल को ये पानी फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन क्या है कि हमें पता चलता है इतने अरब रुपए की फला सड़क बन गई है, इतने अरब रुपया फला पुल पे लग गया है, इतने अरब रुपया फला मंसूबे पे लग गया है, लेकिन ये जो सालाना पाकिस्तान में गरीबों का नुकसान होता है, खसूसन उन गरीबों का जो किसान भाई हैं। किसान के बारे में कहा यह जाता है कि ये हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है जनाब, हर 1 साल के बाद इस रीढ़ की हड्डी में एक टीका लगा दिया जाता है और रीढ़ की हड्डी जो है दिन ब दिन आपकी कमजोर होती जा रही है। जब आपको अपने ही मुल्क यानी कि मुल्क पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, यानी कि पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है ऐसा पंजाब है कि जिसमें से आपको चावल हर तरह का मिलता है, जिसमें कह लें कि नई बासमती, पुरानी बासमती, टोटा, चोना और सेला, हर तरह का चावल आपको पाकिस्तान से मिलता है। और यही वो चावल है जो पाकिस्तान से बाहर भी इंपोर्ट किया जाता है। और पाकिस्तान का नाम है कह लें कि फसलों के हवाले से या किसान भाइयों के हवाले से, और किसान जो है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और हर साल पाकिस्तान का जो किसान है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको दिन ब दिन कमजोर किया जा रहा है। और ये जो पानी सालाना आता है इसका बंदोबस्त करना है इन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कौन सी है? ये जनाब वो गवर्नमेंट है जो हमारी माचिस के ऊपर टैक्स ले रही है, जो घी के ऊपर टैक्स ले रही है, जो टेलीफोन के ऊपर टैक्स ले रही है, सुई गैस पे टैक्स ले रही है, बिजली पे टैक्स ले रही है, यहां तक कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं, जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो डीजल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर चीज के ऊपर टैक्स है। वो टैक्स का पैसा किस दिन, कब, कैसे इन गरीबों के ऊपर लगेगा तो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत किया जाएगा। इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। चलते हैं अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। सर क्या नजर है, क्या रिपोर्ट है ये सैलाब के हवाले से? तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मुफाजात। जी जी। मोहसिन ने क्या खूब बात की है कि मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर है, मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर है, मलबे में डब गए कभी पानी में बह गए। और हालात के हवाले से यकीनी तौर पे जो पंजाब के हालात है इंतहाई तशवीशनाक हैं। और तकरीबन 5-6 रोज से जो पंजाब का जो मशरकी इलाका है वो पानी की नजर हो गया है। स्पेशली आपको मालूम है जो लाहौर में तबाही हुई, सियालकोट है, शकरगढ़ है, नारोवाल है, गुजरांवाला है, गुजरात है, मंडी बाउद्दीन है, आरिफ वाला, मुल्तान तक ये मामला चला गया और फैलता चला जा रहा है। तो उस हवाले से जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मैं वो आपसे शेयर करूंगा, जो फ्लड्स की सिचुएशन है, क्योंकि अभी असेसमेंट बहुत सी जो है वो बाद में होनी है। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है पंजाब की वो ये है कि अभी तक
जो 20 लाख अफराद पंजाब से वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, यानी कि बेघर हो गए हैं, वो कैंपों में रह रहे हैं या अपने कोई मुतबादिल घर में रह रहे हैं या अपने फैमिली की तरफ चले गए हैं। मुख्तसर ये कि वो डिस्प्लेस हो गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो मैं दे रहा हूँ वो ऑफिशियली है, ये ध्यान में रखिएगा। सही, हम बिलीव करेंगे ट्रूथ पे और हम जो है ट्रूथ ही बयान करेंगे, फैक्ट्स ही बयान करेंगे, स्पेकुलेट नहीं करेंगे, हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, लोगों में सेंसेशन नहीं फैलाएंगे। तो ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2200 गांव जो है वो जेरे आब आ चुके हैं। इसके अलावा जो अमवात हैं वो अमवात तकरीबन 33 से 40 अफराद की रिपोर्ट की जा रही है कि अमवात हुई हैं। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है, जिसमें आप कह सकते हैं आपकी गाय है, भैंसे हैं या भेड़ बकरियां हैं, वो 5 लाख जो है वो लाइव स्टॉक आपका जाया हो चुका है और वो मर चुके हैं। इसके अलावा जो एवोकेशन के हवाले से 500 जो है मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। उसमें मेडिकल स्टाफ भी है, पैरामेडिक्स भी है, वेटरनरी डॉक्टर्स भी हैं और इसके अलावा जो पंजाब के रिसोर्सेज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे रेस्क्यू 112 है, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, रजाकार है और इसके अलावा रेंजर्स भी है। दे आर ऑन टोज और वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, उनके माल को। बहरहाल ये जो है उनकी ये स्ट्रगल चल रही है। इसके अलावा जो सैलाब की सिचुएशन है, तकरीबन 4-5 रोज से आपको मालूम है सिचुएशन चल रही थी और फ्लड जो है वो तकरीबन 150 से लेके 1.5 से 2 लाख क्यूसेक फीट की हिसाब से चल रहा था। लेकिन कल जो है इंडिया ने चिनाब से जो पानी छोड़ा है वो बड़ी खतरनाक है। वो जो डैम बनाए थे चिनाब पे, जिसमें सलाल डैम भी है, नंगाल डैम भी है और हरीके बैराज भी है, उन्होंने इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 लाख जो क्यूसेक फीट पानी जो है वो छोड़ा है और वो पंजाब की तरफ दाखिल हो रहा है और हो चुका है। और अगर वो आता है तो कहते हैं कि चिनाब की सिचुएशन ये है कि चिनाब को जो कैपेसिटी है मैक्सिमम जो संभाल सकता है, जो ब्रिज तक आएगा तो ब्रिज के ऊपर आ जाएगा पानी। अच्छा। और वो तकरीबन 8 से 9 है। तो अगर पहले ही 1.5 लाख चल रहा है और अगर 8-9 आता है तो सिचुएशन खराब भी हो सकती है। तो मुख्तसर ये है कि तमाम रेस्क्यू टीमें हमारे जितने लॉ एनफोर्सिंग है काम कर रहे हैं, लोग भी अपनी कह रहे हैं। बहरहाल तबाही इस वक्त जो है पंजाब में मौजूद है। अब इसके अलावा जो फोरकास्ट के हवाले से है डाउन स्ट्रीम कि ये अभी मजीद बारिश भी हो रही है, पानी भी आ रहा है और आगे अभी तक मुल्तान तक गया, पंजनत तक पहुंचने वाला है ये सैलाब और उसके बाद डाउन स्ट्रीम यानी कि पंजनत के बाद सिंध में भी दाखिल होगा। तो ये तो अभी पहले के पीकेबी भी आपको मालूम है तबाही हुई और फिर अब पंजाब की सिचुएशन है। पंजाब आपको समझ ले कि फूड बास्केट है पाकिस्तान का और अगर पंजाब डूब रहा है या आधा पंजाब डूब रहा है तो सेंट्रल पंजाब से ही आपको फूड बास्केट मिलता है। जो आपको पता है हार्वेस्टिंग का सीजन आने वाला था जिसमें मेन आपका कैश क्रॉप या नेट क्रॉप्स होता है, वो आपके चावल थे या आपका कपास है या आपका गन्ना है या आपका मकई है, ये सारों को शदीद नुकसान हुआ है। और ये स्पेकुलेशन भी की जा रही है कि इस वक्त जो है तकरीबन 3600 से 4000 पर केजी जो चावल है उसका रेट बढ़ चुका है। और इसी तरह इसके अलावा जितनी भी तमाम कैश क्रॉप या नेट क्रॉप्स हैं अगर इसी रेट से बढ़ेंगी तो फिर आपको मालूम है क्योंकि डिमांड और जो वो सप्लाई का जो खेल है, जो पाकिस्तान में डिमांड होगी लेकिन सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, पाकिस्तान अपने फॉरेन रिजर्व को यूज करेगा ताकि वो इंपोर्ट कर सके और उसकी वजह से आने वाले वक्त में मजीद परेशानी का सामना हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकती है। तो ये सारी जो स्पेकुलेशन जो सैलाब के हवाले से है, तो मजीद जनाब आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। जी नाज़रीन, जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि जिस तरह हर साल जो है कि जो किसान है उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान है। और जिस तरह अभी अतीक साहब ने आपको बताया है कि जो जानवर हैं, जो भैंसे हैं, जो गाय हैं, जो बकरियां हैं, ये कह लें कि एक किसान का, एक देहात वाले का एक खजाना होता है, एक सरमाया होता है कि जब उसका ये खजाना सरमाया हर साल बह जाएगा, मर जाएगा, तो मुझे बताएं जो किसान है वो आपके लिए फसल कैसे फिर दोबारा से बोएगा। तो जैसा कि आपने अभी ये भी सुना
कि जो पंजाब में फसलें, खड़ी फसलें थी, वो भी पानी की नजर हो चुकी हैं, वो भी तबाह हो चुकी हैं। और इन फसलों की तबाही के बाद होगा क्या कि जहां पर आपको चावल जो है टोटा या बनास्पति या जो पुरानी बनास्पति होती है, ये जो चावल था आपको जो मिल रहा था 300, वो मिलेगा 350, 400 रुपए भी इसका रेट जा सकता है। तो ये सारी नाअहली की अगर बात की जाए तो मैं कहता हूं ये उन्हीं की नाअहली है जिनके कंट्रोल में इस टाइम पाकिस्तान की डोर है। जो कह लें कि पाकिस्तान का सारा सरमाया इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा सरमाया अगर यहां पर लग जाता इस पानी को स्टोर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है मुल्क को और इन किसानों को बचाया जा सकता था। इस हवाले से मैं जरूर जिक्र हाँ जी करना जी चाहूंगा बोले बोले कि नाअहली के हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान में 1947 से लेके 2025 तक आप आज तक तकरीबन 30 इस तरह के सैलाब या मोर और लेस सैलाब आए हैं, लेकिन हम हर साल देखते हैं कि जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, खुदाई आफत आ गई। तो मैं समझता हूं कि ये जो आफतें हमारे पास सैलाब की सूरत स्पेशली आती है, वो खुदाई कम और हमारी मिसमैनेजमेंट, करप्शन की वजह से, माफियाइज्म की वजह से, और अपने आप को अमीर से अमीर तर बनाना, जो रूल ऑफ लॉ को छोड़ के अपने पैसे, लोगों के पैसे निकाल के अपनी जेबों में डालते हैं, और ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, ना मिड टर्म करते हैं, ना लॉन्ग टर्म करते हैं। और मैं समझता हूं और हर शख्स समझता है कि पानी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन इन्होंने बायसे ज़हमत बना दिया है बायसे रहमत के लिए। तो पानी तो ताकत है, पानी तो एनर्जी है। तो अगर हम इन 78 सालों में अगर थोड़े से भी सिंसियर हो जाते तो इस पानी को ताकत बना लेते, तो पाकिस्तान आज बहुत तरक्की कर चुका होता, क्योंकि पाकिस्तान को उस पानी से बिजली भी फ्री में मिलती या कम से कम रेट में मिलती, और फिर पानी होता तो पाकिस्तान का पंजाब भी लहरा रहा होता, और उसके साथ बलोचिस्तान है या हमारे रेगिस्तान है, जिस तरह बड़े बड़े ममालिक ने रेगिस्तानों को लहलाया, किसान तो खुशहाल होता ना जी। तो वो उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, वहां उन्होंने एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया। तो पानी जहां भी होगा तो रेगिस्तान, जैसा हमारा चोलिस्तान है, हमारा थर है, या डिफरेंट एरियाज है जो कि बैरन है, उनको भी हम सैराब कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वाटर मैनेजमेंट नहीं की है, इसकी वजह से पाकिस्तान को 78 सालों से यही दिन देखने आ रहे हैं। और इस हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि यकीन जानिए कि मैं जितना सोचता हूँ इस चीज पे कि जितने ये सैलाब आते हैं, इसमें गरीब आदमी या आम अवाम ही जो है ना रुलता है। अमीर आदमी तो ऊंची जगह पे रहता है, हम तो छोटे लोग हैं, छोटी जगहों पे रहते हैं। तो मुख्तसर ये है कि हम खुदा के अजाब का शिकार हम ही होना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शिकार करने वाले जो है ना वो आप पर अजाब की सूरत पे मुसलत है। मैं इसके साथ जो चंद सिफारिशात लेकर आया हूँ वो कि इन हुकूमत से मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अवाम के गोश गुजार इसलिए करना चाहता हूँ ताकि अवाम को इन चीजों का पता हो और इनको अजवर हो जाए कि जनाब ये हुकूमत का काम है, हुकूमत हमारे लिए बनाई जाती है, रियासत हमारे लिए बनाई जाती है। उसमें नंबर 1 कि वाटर मैनेजमेंट एक साइंस है, लिहाजा इसके जरिए हम पानी की अपनी मईशत और रियासत के लिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना सकते हैं, उसे बायसे ज़हमत नहीं बल्कि बायसे रहमत बना सकते हैं। पानी हो तो जिंदगी है, इससे खुशहाली लाई जा सकती है। डैम्स, बैराज, झीलें और दीगर आबी रिजर्वायर्स बनाने की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और हिकमत अमले की जरूरत है। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम जो है वो इंडिया है, वो चाइना है, तो पाकिस्तान अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पर आबी गुजरगाहों पर कब्जा ग्रुप ने जो हाउसिंग स्कीमें, हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, उन सब का खात्मा और उन मुलविस अफराद को जिन्होंने दरिया की जगहों पे अपनी सोसाइटीज बना ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर जरूर कहता जाऊंगा कि पाकिस्तान पहले जिस तरह 80s 90s में मंशियात की वजह से लोग अरबपति बने, करोड़पति अरबपति बने, आप ये नोट करें कि एक रियल एस्टेट माफिया पाकिस्तान में छा गया है और पाकिस्तान में हर तरफ जो है ना रियल एस्टेट और सोसाइटी का दौर है। खुदारा अपनी जरखेज जमीनों में ये सोसाइटीज मत बनाए। और आजकल के साइंटिफिक दौर में जो हॉरिजेंटल होता है कि आप छोटे छोटे घर 1-1 2-2 फ्लोर के बनाए और फैला दें, लेकिन वर्टिकल होता है बिल्डिंग्स खड़े करें।
तो आप छोटी सी जगह में हजारों लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो खुदारा ये सोसाइटियों का कारोबार बंद करें, रियल एस्टेट को खत्म करें और आप हॉरिजॉन्टल हाउसिंग के बजाय वर्टिकल आप स्टेट सिटीज आबाद करें, शहर आबाद करें, तो आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो दीगर हमारे पीडीएम में, हमारे एनडीए में और दीगर इदारे हैं, उसमें प्रोफेशनल वाटर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी हैंडलिंग फोर्स और रजाकार को इंडक्ट करना पड़ेगा। सिविल फोर्सेस मसलन रेस्क्यू 112 है, उनको ज्यादा सहूलतें दें, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में फौजें नहीं ज्यादा काम करती। अनफॉर्चुनेटली फौजों ने हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली है। तो माजरत के साथ सिविल इदारों को मजबूत करें जो आर्म्ड टीम में काम करते हैं। जी, उन लोग को इंडक्ट करें। फौज ने तो तब भी आना जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर सिविलियंस होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। अभी मिसाल का रेस्क्यू 112 में अगर 10,000 है, आप उसको 1 लाख कर दें, आप 50,000 कर दें। तो मुख्तसर ये है कि यहाँ पर खर्चा करें सिविल इदारों पे, उनको इक्विप करें, उनको मॉडर्न गैजेट्स दें, उनको आप गाड़ियां दें, उनको बोर्स दें, उनको हेलीकॉप्टर दें, ताकि वो काम करें। तो मुख्तसर ये कि इसके अलावा माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने होंगे। मसलन पाकिस्तान में जंगलात का भी इजाफा करना पड़ेगा, टिम्बर माफिया की बीक को नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आबी ज़राए और नहरी निज़ाम को 21वीं सदी के तकाज़ों और ज़रूरियात के मुताबिक जदीद बनाना होगा, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है वो तो 150 साल पहले अंग्रेज देकर गए थे, 200 साल पहले दे के गए थे, इन्होंने अपग्रेड नहीं किया। अभी भी आप मुताला पाकिस्तान में देख लें, इन दरियाओं का ज़हर, दरिया तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जो राब्ता नहरें हैं, मिसाल के तौर पर अपर चिनाब, लोअर चिनाब और अपर झेलम और लोअर झेलम, इस तरह का जिक्र होता था। लेकिन उसके बाद आपने मजीद चैनल्स और आपने राब्ता नहरें नहीं निकाली, हेडवर्क्स कोई सफाई नहीं की आज तक जी। अब मैं इस पे आने लगा, वो जो गहराई थी वो खत्म होती जा रही है, चढ़ाई बढ़ती जा रही है। मैं बताने लगा हूं कि जो दरियाओं में आप पूरी स्टडी करें कि जहां जहां दरियाओं पे या नालों पे आपने सोसाइटीज बनाई है उसको कम करें, और जहां पर ये आप नक्शे में आज से 78 साल पहले का नक्शा निकालें, उसके सफाई करके वो दरियाओं को रास्ता दें। दरिया का रास्ता है, आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें, नंबर 1। इसके अलावा जो आप जो है पब्लिक प्राइवेट वेंचर के जरिए दरिया के बेड को डीप करें, और वहां से जो आप गारा मिट्टी निकालते हैं, रेत निकलती है, वो दिखती है बहुत अच्छी, बेचें। इसके अलावा बैंक्स को खड़ा कर सकते हैं। मुख्तसर जहां जहां आबादी है आप उसके पुश्ते बनाएं, उनको बैंक्स को मजबूत करें, रिवर बेड जो है वो डीप करें। और मैं समझता हूं कि जिस तरह एक वक्त था कि एनसीसी का कोर्स होता था, लोगों को, नौजवानों को बेसिक कोर्स सिखाया जाता था, गन चलाना और परेड वगैरह, तो इसी तरह के जो नागानी आफत है, सैलाब है या जल्जले वगैरह है, उसके लिए स्कूल कॉलेज में ना सिर्फ सिलेबस में डालें बल्कि उनको ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो ये मेरी चंद सिफारिशात हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप वो के नुमाइंदे आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन आप अपना बोलना मत छोड़ें, क्योंकि आज़ादी ज़ाहिर राय आपका बुनियादी हक है। आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन भी, ताकि आप भी कल सबके सामने बोले। आज मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे, अगर सब बोलेंगे तो इंशाल्लाह जो करप्ट लोग हैं उनका खात्मा मुमकिन है, और इंशाल्लाह हम मिल के पाकिस्तान को संवार सकते हैं, एक अच्छे पाकिस्तान की ताबीर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है अतीक भाई ने कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें यह है कि 1122 वालों को जाना चाहिए, और जो है कि छोटी मोटी उनको तरबियत ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मरीज को बिल्डिंग से कैसे उतारना है, जख्मी को कैसे लेकर जाना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट कैसे दी जानी है, और छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो कह लें कि आम शहरी के पास ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो नाज़रीन, बात करेंगे जो सैलाब है, जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। अब बात कर रहे थे जनाब हम रावी की, तो रावी कह लें कि जो आज से 33 साल पहले, ठीक है जी, इसी तरह डूबा था, लेकिन उस वक्त भी कह लें कि 2 से 2.5 लाख क्यूसिक पानी आया था, लेकिन जो अब रेला पीछे से आने वाला है 10 लाख क्यूसिक का, दुआ करें उसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी बचाए, और आगे ये पानी जो है सिंध में जाना है तो अल्लाह ताला सिंध को भी बचाए। और हमारी दुआ है
कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी इंशाअल्लाह, पनाह में रखे। इंशाअल्लाह। इसी के साथ मुझे और अतीक भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। क्यों